नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली के पास अतिक्रमण का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को नहीं मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता निचली अदालत में लंबित मामले में बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि याचिकाकर्ता निचली अदालत जाए, निचली अदालत में लंबित मामले में अपनी बात रखे, निचली अदालत मेरिट के आधार पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप निचली अदालत में जाइए और उसके मेरिट पे ही निचली अदालत में सुनवाई हो। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अतिक्रमण पर रोक लगाने से इंकार हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से निचली अदालत जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता निचली अदालत में लंबित मामले में बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और उन्होंने निचली अदालत जाने की बात कही है। और प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 3 जिलों का दौरा किया है। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर जिसमें फर्रुखाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीओ से मुलाकात की और राहत सामग्री भी बांटी है। दूसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां सीएम पहुंचे हैं और पीड़ितों से मुलाकात की है उन्होंने। तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो शाहजहांपुर से है, जहां सीएम योगी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया है। यहां करीब 500 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस बार यह पहले ही हम लोगों को बाढ़ अगस्त माह में ही इन जनपदों में देखने को मिला। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, इन जनपदों में एक बार वहां बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दूसरे फेज में कन्नौज है, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जनपदों में प्रदेश ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 कंपनियां, पीएसी की 8, यानी 15 बचाव की कंपनियां हमारी यहां पर बाढ़ से बचाव के लिए लगी हुई हैं। पीड़ित परिवारों को शासन के स्तर पर राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अब तक अकेले अगर इन जनपदों में देखें तो 45,900 से अधिक ड्राई राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। 4,14,000 से अधिक लंच पैकेट और 2,600 से अधिक डिग्निटी किट भी वितरित किए गए हैं। आपने तो देखा होगा कि राशन के जो किट वितरित किए जा रहे हैं, ड्राई राशन के, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो चना भुजा के साथ ही उस परिवार को उसकी आवश्यकता के लिए दाल है, तेल है, मसाले हैं, इन सब को देने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1101 बाढ़ शरणालय, 1504 बाढ़ चौकियां, 2000 से अधिक मेडिकल टीम गठित करके प्रदेश भर में 2040 नाव विकास और राहत कार्यों के लिए लगाई गई हैं। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें 840 पशु चारा शिविर
28 लाख से अधिक पशुओं को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की गई है और साथ साथ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी जो कार्रवाई की गई है वह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रयास किया गया है कि समय से सर्वे करके जो फसलों को नुकसान हुआ है वहां पर समय पे इसकी रिपोर्ट शासन को आ जाए, जिससे बाढ़ से जिन किसानों ने अपनी फसल को खोया है उनको हम समय से मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकें। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले में हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बरौना गांव में भी पहले हेलीकॉप्टर से ही गंगा की धारा और कटान की स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा में सरकार उनके साथ है, हर पीड़ित को सहायता दी जा रही है, फसलों के नुकसान आकलन कराकर शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को फसलों की क्षति होने की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के भी निर्देश दे दिए हैं। बाढ़ की आपदा से प्रदेश के कुछ जनपद प्रभावित हुए हैं। एक ही समय में प्रदेश के कुछ जनपदों को बाढ़ की त्रासदी का और कुछ जनपद सूखे से प्रभावित हैं। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मैं आया हूं। ये दूसरे चरण की बाढ़ की त्रासदी है। पहले चरण में यमुना नदी से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत ये जनपद प्रभावित हुए थे। दूसरे चरण में गंगा नदी से बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज ये जनपद प्रभावित हुए हैं। यद्यपि बरसात यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में बरसात ज्यादा होने के नाते गंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोग प्रदेश में 45,900 से अधिक ड्राई राशन की किट, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो उन्हें चना और भूजा का ड्राई राशन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल है, रिफाइंड तेल है, मसाले हैं, बरसाती है, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की, जिससे चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। प्रदेश में 2000 से अधिक नौकाओं को राहत और बचाव कार्य के साथ साथ 15 टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की लगी हुई हैं, जो राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभारी मंत्री, जिले के माननीय सांसद, विधायकगण, इन सब के नेतृत्व में बचाव और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाढ़ग्रस्त मिर्जापुर और कलान क्षेत्र का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ प्रभावितों लोगों को राहत सामग्री भी दिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय आपके साथ खड़ी है। प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के
721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे। एक दूसरे फेज में बाढ़ की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गंगा नदी में आई हुई बाढ़ के कारण बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद ये जनपद प्रभावित है। प्रदेश के अंदर आपदा के समय में प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की संवेदना और सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय में आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहायता आप सभी लोगों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे यहां पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वैनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएससी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करें कि जनहानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। पशु हानि पर भी मुआवजे की राशि संबंधित परिवार को तत्काल मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा मकान क्षतिग्रस्त होने पर नया आवास बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को आच्छादित करने की कार्रवाई हो। पहली बार सर्पदंश हो या किसी जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसल का नुकसान इस बाढ़ में ज्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को, प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। बाढ़ बचाव के लिए आपके शाहजहांपुर में एक और गंगा नदी में और दूसरी तरफ यहां पर काली नदी में के कारण ये सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं और बाढ़ की समस्या से कहीं रामगंगा, कहीं काली नदी के कारण, कहीं गंगा नदी के कारण वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी रामचरितमानस के दोहे को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी रामराज पर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज को लेकर ट्वीट किया है और अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म बताया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान राजनीतिक हलचल बढ़ा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के
मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ। यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब पार्टी के लिए वोट पीने के लिए मजबूर करती है कि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है क्योंकि ऊंची जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को इसी रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ ही बर्ताव होता क्या? ये हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते। और नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ वो वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये। और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक निकलेगी, थ्रो निकले, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया। और मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच रहा था थ्रोइंग के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रनवे ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं
चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। या तो है पहचान करी हो और भारत के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। खबर भिलाई से है, जहां महिलाओं के तीज मिलन को भाजपा के द्वारा एक नया नाम दिया गया है। बता दें कि भाजपा द्वारा महतारी खेल महोत्सव के नाम से इसे आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपनी रंग मंचीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान फिल्मी संगीत पर महिलाएं खूब थिरकी और अपने बचपन को याद किया। साथ ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने स्टेज 2 ऑडियंस कोऑर्डिनेशन पर महिलाओं को बखूबी मैनेज किया, जहां बहुत सी महिलाएं हरी साड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में आई थी। और सावन के आखिरी सोमवार के दिन नू जाकर जलाभिषेक करने का ऐलान विश्व हिंदू तख्त की ओर से किया गया था। और आज जब सुबह अंबाला से नू के लिए एक जत्था रवाना होने लगा तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, होम अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद तख्त के सदस्यों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ और ही चाहते हैं। और संभल में रजिस्ट्रेशन में 2 लोगों पर दबंगों ने गोलियां बरसाई है, जिसमें से मौके पर एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी पुलिस के अनुसार 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। बता दें कि एक नामजद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस पार्टी और उनकी तरफ से सभी पार्टियों को इकट्ठा करके बनाए जाने वाले मोर्चे के नेताओं की हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक और मोर्चा बन चुका है, जिसका आपस में ही टकराव शुरू हो चुका है। बता दें कि ये कहना है हरियाणा के वन, पर्यटन और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का। जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर बीते दिनों यमुनानगर में मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनानगर के लोग तो कुमारी शैलजा के भुगत भोगी है। शैलजा के समय पर सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब थी कि लोगों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए भी कच्चे रास्तों का सहारा लेना पड़ता था, और ऐसा ही इनकी पार्टी के अंदरूनी खींचतान के चलते होता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जो पार्टी आपस में ऐसा व्यवहार करती है वो जनता का क्या भला करेगी। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार 2 दिवसीय भिलवाड़ा दौरे पर पहुंची है, जिनके स्वागत में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों की बैठक ली। वहीं सफाई कर्मचारियों की बस्ती में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण और जायजा लिया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।